तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे थे, तो हमारा चैप्टर नंबर 3 अब खत्म हो चुका है और हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 4 पे। क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 पे आ गए हैं, जो कि है समतल में गति, जिसको हम लोग कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। ठीक है, जिसका आज हम लेक्चर नंबर 1 करेंगे। तो शुरुआत में हम लोग ये चैप्टर करने से पहले सदिश के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न है, वो इसी चैप्टर में आपका सदिश इंक्लूड कर दिया है। मतलब इसी के चैप्टर में शुरुआत में आपका सदिश इंक्लूड कर दिया है, जिससे कि एक ही चैप्टर में आपका 2 टॉपिक निपट रहा है। बट जो जितने भी अधिकतर जो प्राइवेट बुक आती हैं आप सबकी, जो अलग प्रकाशन की होती है, जो एनसीईआरटी बेस्ड नहीं होती हैं, उसमें आपका सदिश का अलग चैप्टर दे रखा है और समतल में गति का चैप्टर अलग दे रखा है। लेकिन जो आपका एनसीईआरटी पैटर्न है वो एक ही में है। तो हम लोग क्या एनसीईआरटी का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग पहले इसमें सदिश को डिस्कस करेंगे। कई जगह ये आपको अलग चैप्टर में मिल सकता है। तो आज हम लोग सदिश को डिस्कस करेंगे। तो सदिश को डिस्कस करने से पहले इसका हम लोग पूरी कुंडली जान लेते हैं कि सदिश है आया क्या, ये सदिश है क्या। तो आप लोग को मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में मात्रा मापन में भौतिक राशि, क्या बताया था, भौतिक राशि के बारे में बताया था। भौतिक राशि के बारे में बताया था आप सबको याद होगा। भौतिक राशि क्या होती है, वे राशि जो वे राशि जो भौतिकी की घटना की व्याख्या कर सके तथा जिनका मापन संभव हो, वो राशि क्या कहलाती है, भौतिक राशि। मतलब ऐसी सभी राशियां जो भौतिकी की घटना की व्याख्या कर रही है और जिनका मापन संभव हो। भौतिकी की घटना की व्याख्या कर रही है मतलब क्या, मैं चल रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, तो इसका जो भौतिकी की घटना की व्याख्या करे, मैं चल रहा हूं तो इस घटना की व्याख्या कैसे करेंगे कि हम कितने किलोमीटर चले। ठीक है, कितने किलोमीटर चले, कितना खाए, कितना वो किए, कितना दौड़े, ये सब क्या है, भौतिकी घटना व्याख्या हो रही है। लेकिन क्या, तथा जिनका मापन कर सके। तो कई भी चीज ऐसी भी है जो भौतिकी घटना की व्याख्या करती है लेकिन उसका मापन नहीं कर सकती, तो भौतिक राशि में नहीं है। ठीक है, तो भौतिक राशि में मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं आपको ऐसा रिवीजन बता दिया हूँ कि वे राशि भौतिकी घटना की व्याख्या करें तथा जिनका मापन संभव। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में इसको डिटेल में पढ़ाया है। तो इसमें क्या क्या राशि आती है, भौतिक राशि में जैसे आपका उदाहरण दे देता हूँ मैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान, संवेग, द्रव्यमान, संवेग, भार, कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, दूरी, ये सब क्या है आपकी भौतिक राशियां जिनका मापन संभव हो। ठीक है, चाल, इन सब का मापन भी संभव है, भौतिकी की घटना की व्याख्या भी कर रही है। ठीक है, तो भौतिकी की राशियां दो भागों से मिलकर बनी है। अब आप कहेंगे भौतिक राशि दो भागों से मिलकर बनी है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, मींस व्युत्पन्न राशि और मूल राशि से मिलकर बनी है। तो ये तो इसके प्रकार हैं बच्चों। जैसे मात्रा में मापन में हम लोग जो पढ़े थे वो उसके प्रकार थे, लेकिन ये जो मिल के बनी है वो कौन सी दो राशि है जिससे ये मिलके बनी है। एक तो है अदिश राशि। क्या है, अदिश। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, आप सबका जो है सदिश से रिलेटेड, सदिश की जहां जहां से रिलेशन है मैं सारी चीज आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरी क्या है, सदिश। दूसरी क्या है, सदिश। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्केलर, स्केलर। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर, इसको हम लोग वेक्टर कहते हैं, फिर स्केलर कहते हैं। तो भौतिक राशियां हम लोग की दो राशि से मिलकर बनी है, एक तो सदिश, एक तो अदिश। ठीक है, तो भौतिक राशियां सदिश और अदिश से मिलकर बनी है। तो आपको पता चला ये सदिश कहां से आया, तो सदिश जो है भौतिक राशि से आया है। तो भौतिक राशियां कई प्रकार की होती हैं, तो इस दो प्रकार से बनी है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, तो अदिश राशि में आपका भौतिक वो राशि आती है जो खाली जिनमें हम लोग को परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। अभी मैं आपको सब बताऊंगा, कई बच्चों को परिमाण का मतलब नहीं जानते होंगे, अभी सब बताऊंगा, बस आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा लेक्चर में आप रुके रहिए, आपको एक एक चीज समझ में आने लगेगी। इसमें सिर्फ आपको परिमाण की आवश्यकता होती है और दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। दिशा की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। और सदिश राशि में आपको परिमाण, दिशा और त्रिभुज का सदिश के योग नियम। ठीक है, त्रिभुज, मैं इसको ऊपर लिख देता हूं। ठीक है, त्रिभुज
त्रिभुज के सदिश का योग नियम, ठीक है, ये होना चाहिए, इतना चीज होना चाहिए तब हमारी सदिश बनेगी, ठीक है। अदिश के लिए हमें सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है और सदिश के लिए परिमाण भी होना चाहिए, दिशा भी होना चाहिए राशि में, और वो राशि त्रिभुज के सदिश का योग नियम का पालना भी करना चाहिए, ठीक है। वो इसका पालन भी करे और ये तीनों चीज होगी तब वो हमारी सदिश राशि बनी जाएगी। अगर उसमें खाली परिमाण की आवश्यकता है तो हमारी अदिश राशि बनी जाएगी। अब जैसा कि मैं आपको पहले परिमाण के बारे में बता देता हूँ, परिमाण क्या होता है। अब जैसे कि मार्केट में आप गए और कहे मुझे आम के ठेले पे गए, मुझे कहे आम दे दीजिए, तो वो दुकानदार क्या समझेगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। तो अगर आप उसे बोलेंगे कि हमें 1 किलो आम दे दीजिए, ठीक है, हमें 1 किलो आम दे दीजिए या 1 डजन आम दे दीजिए, कुछ भी, मान लो कि 1 किलो आपने आम मांगा, तो जो 1 किलो आम मांगा ये क्या है, परिमाण है। क्या है, परिमाण है। ये क्या है हमारा, परिमाण। मार्केट में आप गए, आपने बोला कि हमें आधा किलो, आपने बोला सेब दे दीजिए, दुकानदार समझ पाएगा, दुकानदार कहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो आप उसे बता सकते हैं कि हमें आधा किलो सेब दे दीजिए, तो ये क्या है हमारा, सिंपली ये हमारा क्या है, परिमाण, परिमाण, ठीक है, इसी को परिमाण कहते हैं, ठीक है। जितना हम किसी नंबर से किसी चीज के बारे में बताएं वो क्या है, परिमाण। और जो हमारी दिशा है, दिशा आप सब जानते ही होंगे, कई लोग दिशा के बारे में भी नहीं जानते होंगे, तो बता देते हैं, कई महान हम लोग की क्लास में है। तो जैसे कि जो ऊपर की ओर रहता है वो हमारा क्या होता है, उत्तर, ये हमारी दिशा होती है, मैं अभी आपको सब बताऊंगा। नीचे दक्षिण होता है और बगल में आपका पूरब होता है और इधर आपका पश्चिम रहता है, ठीक है। इधर पश्चिम रहता है, उत्तर, पूर्व और दक्षिण, ये आपकी दिशा होती है। और आप बात करते हैं त्रिभुज के सदिश का योग नियम, ये कई बच्चे नहीं जानते होंगे, तो ये सब आप लोग 10th में अप्लाई किए हैं, आप लोग ने ये सबका 10th में अप्लाई किया है। आपने ये तो देखा होगा, मान लो आपके पास कोई दो सदिश है, एक ये है एक ये है, मान लो 3 है और ये 4 है, तो ये आप निकाल सकते हैं त्रिभुज की सदिश के योग नियम के अनुसार। कैसे, अंडर रूट में, इसको आप अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर करके अंडर रूट में निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगा 5 के बराबर, ठीक है। तो ये ऐसा आप लोग निकाल सकते हैं। तो यही एक त्रिभुज के सदिश का योग नियम है और इसमें कोई खास नहीं, जो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग यूज करते हैं, यही त्रिभुज का सदिश का योग नियम है। आशा आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं, अदिश, दो भौतिक राशि दो प्रकार से मिलकर बनती है, एक तो अदिश होती है, एक तो सदिश होती है। अदिश राशि क्या होती है, जिसमें परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, और सदिश परिमाण, दिशा, त्रिभुज के सदिश के योग नियम। अब अदिश का अगर हम ढूंढे कि इसका उदाहरण क्या है अदिश का, तो अदिश का उदाहरण जैसे हमारे पास आएगा, क्या आएगा, चाल, चाल आएगा। कहीं आप इस चाल तो आपको नॉर्मल बता देते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चल रही है, तो आप बताते हैं ये 50 किलोमीटर पर आवर से पूर्व की ओर गाड़ी चल रही है, या 50 किलोमीटर पर आवर से दक्षिण की ओर गाड़ी चल रही है, तो बताते हैं, नहीं बताते हैं। तो चाल हमारा इसकी आ जाएगा, द्रव्यमान आ जाएगा, ये क्या है सब, अदिश राशि के उदाहरण है। द्रव्यमान कैसे आ गया, तो कभी आप कहीं बताते हैं कि आज मैंने 5 किलो सेब लिया पूर्व की ओर, हाँ, 5 किलो सेब लिया दक्षिण की ओर, नहीं बताते। तो जो हमारा द्रव्यमान होगा वो भी एक अदिश राशि है। ऐसे आप देखेंगे तो कई कई सारी जो राशि हैं जिसमें आप सिर्फ परिमाण बता के अपना काम कर सकते हैं, तो वो क्या है, हमारी काम राशि होती है, अदिश राशि। और सदिश राशि में आपको दिशा बतानी ही पड़ती है। अब जैसे कि हमारा क्या है, वेग, अब जैसे कि वेग के साथ हमें दिशा बतानी पड़ती है, तो वेग हमारा क्या है, सदिश राशि, और वेग हमारा त्रिभुज के सदिश योग नियम का पालना करता है, ठीक है। तो ये तीनों काम होंगे तो आपके सदिश बनते चले जाएंगे। तो और उदाहरण देखें, तो जैसे कि बल है, बल भी हमारा सदिश है। तो जैसा कि बल कैसे बताते हैं आप, कि मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया पूर्व की ओर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया, दक्षिण की ओर मैंने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो बल भी हमारी क्या है, सदिश राशि। और विस्थापन भी हमारी सदिश राशि है, विस्थापन में भी आपको दिशा बतानी पड़ती है। और संवेग भी हमारी एक सदिश राशि है, इत्यादि बहुत सदिश राशि है, ठीक है, जिसमें आपको दिशा व त्रिभुज के योग नियम के पालन करना चाहिए, और परिमाण तीनों हो तो आपका वो हो जाएगा सदिश राशि। और अगर आपका खाली परिमाण से काम चल रहा है, दिशा की जरूरत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दिशा हो ही नहीं सकती,
हो भी सकती है लेकिन जरूरत नहीं है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर दिशा हो भी सकती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे दिशा हो भी सकती है, कभी कभी हो सकता है कोई परिस्थिति में आपको दिशा भी बतानी पड़े, तो ऐसा नहीं कि वो सदिश राशि बन जाएगी, वो अभी भी अदिश राशि रहेगी, तो दिशा की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो एक स्पेशल केस बनता है विद्युत धारा के लिए। किसके लिए? विद्युत धारा के लिए हमारा एक स्पेशल केस बनता है। तो विद्युत धारा हमारी भौतिक राशि तो है, चलो ठीक है, भौतिक राशि है, और वो अदिश राशि के भी नियम फॉलो नहीं कर रही, सदिश राशि के भी नियम फॉलो नहीं कर रही है। कैसे? क्योंकि जो हमारी विद्युत धारा होती है, जो हमारी विद्युत धारा होती है, आप लोग ध्यान से देखिए, तो विद्युत धारा जो होती है हमारी, वो क्या होती है? परिमाण प्लस दिशा तो होती है, इसके अंदर परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन वो जो है क्या नहीं करती है? त्रिभुज के सदिश का योग नियम का पालन नहीं करती है। विद्युत धारा हमारी त्रिभुज के सदिश का योग नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए जो है हमारी विद्युत धारा क्या नहीं है? सदिश नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें त्रिभुज के योग नियम का पालन नहीं कर रही है, तो सदिश कैसे होगी? सदिश में तो तीनों करना चाहिए, तब हमारी सदिश मानी जाएगी। और अदिश राशि क्या कहती है? अदिश राशि कहती है कि परिमाण तो ठीक है, लेकिन दिशा नहीं होनी चाहिए, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। तो विद्युत धारा में दिशा भी उपलब्ध है, तो विद्युत धारा को हम लोग कहाँ डालें? तो विद्युत धारा को हम लोग एक नई राशि में डाल देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रदिश। क्या कहते हैं? प्रदिश राशि, प्रदिश। इसका आपको काम नहीं लगता, बट कभी आपका अगर एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रदिश राशि, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंसर। कैंसर नहीं, टेंसर। इसको हमने इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंसर। इसको स्केलर, इसको वेक्टर, ठीक है। तो प्रदिश राशि में इसको विद्युत धारा को विद्युत धारा सिर्फ एक राशि प्रदिश राशि में आती है। क्या? विद्युत धारा। तो प्रदिश राशि में कौन सी राशि होती है? जिसमें परिमाण प्लस दिशा हो, ना योग नियम के पालन करे, ना कुछ हो, ठीक है, खाली परिमाण प्लस दिशा हो तो प्रदिश राशि में आ जाती है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपको दे कि विद्युत धारा क्या है, वन आपको दे दे कि सदिश, दूसरा आपको दे दे अदिश, तीसरा आपको दे दे दोनों, चौथा आपको दे दे इनमें से कोई नहीं, तो आप किस पे टिक करेंगे? अगर ऑप्शन में आपके वो है ही नहीं, अगर ऑप्शन में आपके प्रदेश है ही नहीं, तो आप हमेशा अदिश पे टिक करेंगे, क्योंकि सदिश तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सदिश की सीमा है कि तीनों होना चाहिए, तीनों होना चाहिए तभी सदिश मानेंगे। और अदिश क्या कहता है? मेरे पास परिमाण होना चाहिए, दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, ये हमारा अदिश का कहना है कि दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन परिमाण जरूर होना चाहिए, ये हमारा अदिश कहता है, ठीक है। तो एक बार इसको आप अदिश में डाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका अदिश है उस पर टिक कर सकते हैं, अगर आपका प्रदेश नहीं है। बट अगर आपको ऑप्शन नंबर सी में प्रदेश दे रखा है तो आपको प्रदेश ही टिक करना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग एक स्पेशल त्रिभुज के बारे में। तो एक स्पेशल त्रिभुज के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो एक स्पेशल त्रिभुज आपका होता है जो आपको फिजिक्स में काफी काम आएगा। आशा आपको सदिश सदिश कहाँ से आया? अदिश का आपको कोई काम नहीं आने वाला है, और भौतिक राशियों का आपको चैप्टर नंबर 2 में थोड़ा बहुत काम है, वरना नहीं है ज्यादा। और आपका सिर्फ सदिश मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। बट कहाँ से सदिश आया इसको बताना बहुत जरूरी था, तो वरना आपके मन में कंफ्यूजन रह जाती है। तो हम लोग एक त्रिभुज की बात करते हैं, एक त्रिभुज की बात करते हैं। क्या है? ये एक विशेष त्रिभुज है जो आपके पूरे फिजिक्स में काम आएगा। ये त्रिभुज आपको एकदम मन में, दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, जो कि आपको पूरे फिजिक्स में काम होगा। तो ये त्रिभुज कुछ ऐसा रहता है, ऐसे रहता है ये त्रिभुज, ठीक है। ये त्रिभुज कुछ ऐसा रहता है, और इसमें कुछ होता है, जैसे कि इधर क्या रहता है आपका? इधर आपका रहता है 4, इधर रहता है आपका 4, इधर रहता है आपका 5, इधर क्या रहता है 3, ठीक है। इधर रहता है 4, इधर रहता है 3 रहता है, इधर रहता है 5, और आपका जो एंगल बनता है वो इधर की ओर बनता है 53 डिग्री का। कितने का? 53 डिग्री का। और जो इधर की ओर एंगल रहता है वो कितने का होता है? 37 डिग्री का, ठीक है। ये आपको त्रिभुज दिमाग में याद होना चाहिए, क्योंकि इसका आपको फिजिक्स में काफी काम आएगा, काफी रोल है इस त्रिभुज का। आपको छोटा त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन आपको इसको दिमाग में याद होना चाहिए, ठीक है। तो इधर का आपको 53 डिग्री आपको याद रखने की एक ट्रिक है। अब जैसे कि 53 डिग्री आपको नीचे रखना है, कुछ लड़के ऊपर रख देते हैं, कुछ बच्चे नीचे रख देते हैं, बहुत कंफ्यूजन होती है। तो जहां 5 और 3 मिल रहा है वहीं आपको 50 डिग्री कर देना है, ठीक है। तो फिर बाकी 37 डिग्री बचा वो ऊपर आ जाएगा। ये आपको याद होना चाहिए 37 डिग्री और 57 डिग्री के बारे में, ठीक है। तो इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे कि आपको कुछ याद रखना है, साइन 53 डिग्री का मान पूछता है,
आपको काम आएगा साइन 37 डिग्री का मान और कॉस 53 डिग्री का मान और कॉस 37 डिग्री का मान पूछ सकता है। और एक चीज आपकी और बचती है tan 53 डिग्री का मान और tan 37 डिग्री का मान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये 6 मान आपको आने चाहिए। अगर आपको ये मान नहीं आते हैं तो आपको त्रिभुज याद रखना है। अगर आपको त्रिभुज याद है तो आप 6 का मान बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप जैसे कि 10th में पढ़े होंगे ट्रिक, एक लाल बटे कक्का वाली ट्रिक, या वो नहीं पढ़ेंगे तो दूसरी ट्रिक पढ़े जरूर होंगे, कोई ना कोई ट्रिक त्रिकोणमिति में, ठीक है, लाल और कक्का की ट्रिक, जिससे हम लोग साइन कॉस tan निकाल सकते हैं। तो जो हमारा LK है ये किसके लिए, साइन के लिए, किसके लिए, कॉस के लिए, किसके लिए, tan के लिए, ठीक है। तो साइन का क्या मतलब होता है, LK लंब बटे कर्ण। तो अगर हम लोग 53 डिग्री के लिए देखें तो हमारा लंब क्या हो रहेगा, ये रहेगा, और कर्ण क्या रहेगा, ये रहेगा। तो साइन 53 डिग्री का मान हमारा क्या आएगा, सिंपली 4/5, ठीक है। और साइन 37 डिग्री के लिए हम लोग को त्रिभुज पलटना पड़ेगा और हम लोग को इधर की ओर जाना पड़ेगा, इधर की ओर आ जाना पड़ेगा। इधर की ओर जब हम लोग आ जाएंगे तो देखेंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा और जो हमारा कर्ण होगा वो ये हो जाएगा। तो हमारा साइन 37 डिग्री क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। साइन 53 डिग्री हमारा क्या आ गया, 4/5, साइन 37 डिग्री 3/5। ऐसे cos 35 डिग्री देखें तो आधार बटे कर्ण है, तो आधार क्या है इसका, ये है, ठीक है, आधार लिख लेते हैं। और कर्ण क्या है, 5, ठीक है, आधार बटे कर्ण 3/5। और cos 37 डिग्री लिखे तो हम लोग को ऐसे इसको इधर कर देना है, इसको ऐसे कर देना है और 37 डिग्री पे आ जाना है। तो अगर यहाँ से हम लोग देखें तो हमारा आधार क्या है, 4, आधार क्या है 4, और हमारा कर्ण क्या है, कर्ण अभी भी 5 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और tan 53 डिग्री क्या है, tan 53 हमारा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan 53 में लंब तो हमारा 4 है और आधार क्या है हमारा 3, तो 4/3। और 37 डिग्री में क्या हो जाएगा, और जब हम लोग इधर आ जाएंगे तो लंब हमारा 3 हो जाएगा और जो हमारा आधार है वो 4 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 3/4। ये आपको 6 याद होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आपको त्रिभुज याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये 6 फार्मूला, साइन 53 डिग्री, साइन 37 डिग्री, cos 53, cos 37, tan 53, tan 37, ये आपको याद होना चाहिए ताकि आप अच्छे से निकाल सके और ये आगे आपको फिजिक्स में काफी यूज आएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ लिया, भौतिक राशियां पढ़ लिया, उसके प्रकार पढ़ लिए, सदिश सदिश और विशेष त्रिभुज पढ़ लिया। और अब हम लोग झलक देख लेते हैं सदिश के निरूपण की, ठीक है। अब हम लोग सदिश पे अपना वर्क शुरू कर देंगे क्योंकि अब हमें इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जब मैंने आपको बेसिक समझा दिया है, अब हम लोग अगली क्लास में अभी कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग की बात सिर्फ किस तरह की, सदिश से, क्योंकि समतल में गति में आप सबका सिर्फ सदिश का रोल है और कोई चीज का रोल नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं अपन सदिश की। सदिश का निरूपण, सदिश को दर्शाते कैसे हैं, ठीक है, इसके बारे में बात करें तो सदिश को एक तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। तो सदिश को हम लोग तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। तीर के ऊपर मतलब कि कोई भी सदिश पर ऊपर तीर का चिन्ह लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा एक सदिश हो जाता है। तो मान लो जैसे हमारा कोई सदिश है, ये हमारा एक सदिश है जिसको हम लोग, इसका परिमाण क्या है, a। तो इसको हम लोग को अगर लिखना हो तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a सदिश, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, a सदिश। इसको इस तरह निरूपण करेंगे। तो सदिश का निरूपण क्या है, अगर आपको कहीं भी परिमाण के ऊपर अगर आपको एरो दिख रहा है तो बस आपको समझ लेना हमारा सदिश है। परिमाण के ऊपर एरो का मतलब सदिश। आप लोग याद कर लीजिए, परिमाण के ऊपर एरो सदिश, परिमाण के ऊपर एरो सदिश। परिमाण क्या है, कोई संख्या, मान लिया a है, लेकिन मान लो ये हमारी 45 होती तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 5 के ऊपर एरो लगा देते। तो सब लोग जान जाते हैं कि ये सदिश के बारे में बात हो रही है। आपको इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, सदिश है, वो है, वो है, बस आपको सिर्फ ऊपर एरो लगा देना था, एक छोटा सा। आप ऊपर एक एरो लगा देंगे छोटा सा तो हम लोग सदिश मानेंगे, ठीक है। सदिश का मतलब ही क्या होता है, एरो। ये है सदिश, क्या है, सदिश। सदिश का मतलब एरो होता है, बस आपको ऊपर एक एरो लगाना है, सदिश का निरूपण हो गया हमारा, ठीक है। आशा आपको सदिश का निरूपण समझ में आ गया होगा। तो अपन अब बात करते हैं सदिशों के प्रकार। सदिशों के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो सदिशों के प्रकार में हमारा पहला सदिश क्या आता है, समांतर सदिश। क्या आता है, समांतर सदिश। समांतर सदिश क्या होता है, कोई भी दो सदिश समान दिशा में हो तो वह समांतर सदिश कहलाते हैं। मान लो आपके पास कोई दो सदिश हैं,
एक तो आपका ए है, एक आपका ए सदिश, दूसरा आपका बी सदिश। आपका ए सदिश और बी सदिश है, ठीक है। तो सदिश को हम लोग निरूपण कैसे करता है अभी हम देखिए, ये ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। उस पर एरो लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो सदिश हो जाएगा। तो कोई भी दो सदिश समान सदिश में हो, अगर कोई भी दो सदिश समान दिशा में हो तो वह समांतर सदिश कहलाते हैं, ठीक है। तो इन लोग को आप अगर देखिए तो एक समान दिशा में है, क्या है, समान दिशा में, दोनों लोग इधर की ओर इशारा कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक समांतर सदिश है। समझ में आ रहा है ना, आपको उस नाम से समझ जाना चाहिए समांतर दिशा, समांतर सदिश क्या होता है, कोई भी दो सदिश जो दोनों एक ही दिशा में हो तो क्या समांतर सदिश कहलाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये और ये क्या समांतर सदिश है, बिल्कुल है, क्योंकि ये भी इधर की ओर इशारा कर रहा है, ये भी इधर की ओर इशारा कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये और ये समांतर सदिश है, बिल्कुल समांतर सदिश है, क्योंकि ये दोनों ऊपर ऊपर की ओर है। अगर मैं आपसे पूछूं ये और ये समांतर सदिश है, तो आप लोग बिल्कुल नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर है, तो ये समांतर सदिश हमारा नहीं है। क्या ये हमारा समांतर सदिश नहीं है, तो ये हमारा समांतर सदिश नहीं, हमारा ये समांतर सदिश होगा, ये होगा, ये होगा। क्यों, क्योंकि ये दिशा एक है, बस आपका एक मोटो होना चाहिए। मुझसे इन्हें मतलब नहीं है कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा, इस सबसे कोई मतलब नहीं है। दिशा क्या है इसकी, मेन मोटो क्या है समांतर सदिश का, दिशा। अब दिशा पहचान जाएंगे कि दिशा दोनों इधर की ओर कर रही है सारा, तो क्या है, वो समांतर दिशा हो जाएगा, ठीक है, समांतर सदिश हो जाएगा। तो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं तक था, और फिर जितना भी प्रकार है हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगला लेक्चर हमारा कब आएगा, हमारे जैसे क्लास होती है वो अल्टरनेट पे क्लास होती है। तो जैसे कि आज हमारा क्या है, तो आज हमारा थर्सडे है, तो हमारी जो अगली क्लास आएगी वो फ्राइडे को नहीं आएगी, सैटरडे को आएगी, ठीक है। तो हमारी क्लास अल्टरनेट को आती है, तो सैटरडे में जो हमारी क्लास आएगी उसमें हम लोग बचे हुए सदिश के प्रकार का डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग समांतर सदिश पढ़ लिए थे, और हम लोग ये भी जान लिए कि सदिश क्या होता है और सदिश का मतलब क्या होता है, सदिश कहाँ से आया, ठीक है, सब आज हम लोग ने जाना। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, चैप्टर स्टार्ट कर दिए हैं और इसको जल्दी जल्दी खत्म करना है हम लोग को। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि कल हमारी कृष्ण जन्माष्टमी है, तो आप सबको जाते जाते कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।